आज दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। दुनिया भर में जंग चलते रहता है, इतनी क्लिंचिंग होता है, जेनोसाइड होता है, इतनी क्लैशेस होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, और इसी बीच हम लोग को ये सब वर्ड वॉर क्राइम, जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सब वर्ड हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन हम लोग में से बहुत कम कोई होगा जिनको इसके बारे में पता होगा। तो आज हम लोग ऐसे ही वर्ड के बारे में सब जानकारी लेंगे कि वॉर क्राइम होता क्या है, वॉर क्राइम से रिलेटेड उसका इतिहास जानेंगे और ये वर्ड कहाँ से है, ये सबको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल लॉ ने कुछ लॉ को डिफाइन किया है। क्या लॉ को डिफाइन किया है? जिसे लॉस ऑफ वॉर कहा जाता है। ये लॉस ऑफ वॉर होता क्या है? लॉस ऑफ वॉर वो कानून होता है जिसे जो भी पार्टी जो भी कन्फ्लिक्ट में या वॉर में इन्वॉल्व है उसे उस लॉ को फॉलो करने पड़ता है, उसे उस लॉ को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई भी पार्टी उस लॉ को फॉलो नहीं करता है और उस लॉ का अगेंस्ट कोई काम कर जाता है, उसे वॉर क्राइम का गिनती में आ जाता है। तो बहुत सारा इंटरनेशनल लॉस है जो बताता है कि वॉर या कन्फ्लिक्ट के दौरान आपको किस हिसाब से काम करना है और कैसे करके आपको उस कन्फ्लिक्ट को जारी रखना है या उस कन्फ्लिक्ट से निकलना है। अगर आप किसी भी कन्फ्लिक्ट में फंस गए या किसी वॉर में है तो आपको वॉर का भी कुछ नियम कानून होता है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये कानून जो हम लोग का इंटरनेशनल लॉ है, ये कहाँ से हमें पता चलता है? ये पता चलता है हमें जिनेवा कन्वेंशन से, जिसमें जिनेवा कन्वेंशन में 4 कन्वेंशन हुआ था। जिनेवा में अलग अलग टाइम पीरियड में फर्स्ट कन्वेंशन, सेकेंड कन्वेंशन, थर्ड कन्वेंशन, फोर्थ कन्वेंशन और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल। ये सब चीज से हम लोग को क्या जानकारी मिलता है कि इंटरनेशनल लॉस क्या है क्राइम से रिलेटेड, यानी कि वॉर से रिलेटेड, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। अगर कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उस कन्फ्लिक्ट को कैसे करके डील करना है, या वॉर हो रहा है वॉर को कैसे करके डील करना है, उसका लिए एक सेट ऑफ लॉ है जो हमें जिनेवा कन्वेंशन से पता चलता है। जिनेवा कन्वेंशन में इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। और उसी जिनेवा कन्वेंशन में आर्टिकल 147, जो फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन जब हुआ था, फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन में एक आर्टिकल 147 को ऐड किया गया था जिसमें क्लियरली वॉर क्राइम्स को डिफाइन किया गया है। फोर्थ कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन से पहले वॉर क्राइम के बारे में वर्ड नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वॉर क्राइम होता नहीं था। तो क्या क्या चीज वॉर क्राइम में आता है जो फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 147 में मेंशन है? पूरा मैं आर्टिकल 147 तो बताने नहीं जा रहा हूँ, उसका समरी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, पहला आता है कोई भी ऐसा काम जो वॉर का जो लॉ है या लॉ का जो वॉर का जो कस्टम है उसे वायलेट कर रहा है। दूसरा, किसी भी इंडिविजुअल या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एट्रोसिटी, इलीगल काम, कानून का अगेंस्ट काम करना, यानी कि आपका जो आर्मी है वो विक्टोरियस है तो आप जिसको हराए हैं उसके ऊपर अटैक करना, वहां के सिविलियन लोग को मारना, वहां का प्रॉपर्टी को कैप्चर करना, वहां का प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये सब आता है एट्रोसिटी में, अगर इंडिविजुअल और प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट है अनलॉफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन हु आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ऐसे लोगों को आप पकड़ लेना या उसको सजा देना जो लॉ के अंदर प्रोटेक्टेड है। कभी कभी क्या होता है, वॉर क्राइम होता है, वॉर चल रहा है, वॉर में कोई पार्टी जो अटैकर होता है वो जहां पर अटैक करता है उसे सक्सेस नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, आम सिविलियन लोग को मारना शुरू कर देता है। इस तरीका से जब अफगानिस्तान में या इराक में, खासकर शुरुआती दौर में जब अमेरिका अटैक किया था, खासकर इराक नहीं अफगानिस्तान में जब अटैक किया था, कुछ दिन में तालिबान का रिजीम को तो वो खत्म कर दिया था, लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा था। 20 साल तक गुरिल्ला वॉरफेयर चलता है। तो अमेरिका कभी कभी क्या होता था, जब तालिबान फाइटर जो है अमेरिकन मिलिट्री लोग को नुकसान पहुंचाता था तो अमेरिकन सिविलियन तालिबान फाइटर्स को ना मार के क्या करता था, आपका जाकर वो क्या करता था, आम जनता लोग को टॉर्चर करता था, अपना रिपोर्ट में पेश कर देता था हमने इतना तालिबान फाइटर्स लोग को मार दिया, लेकिन असल में वो सिविलियन लोग को मारता था या सिविलियन लोग को कैप्चर कर लेता था। तो ऐसा ही इसको अनलॉफुल बोला गया है। तो जो भी लड़ाई आपसे नहीं कर रहा है वो आपके लॉ, इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत वो प्रोटेक्टेड है, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर वो आपसे लड़ नहीं रहा है। फिर मर्डर करना, इल ट्रीटमेंट और स्लेवरी के लिए सिविलियन लोग को भेज देना। अगर आपने कोई भी एरिया ऑक्युपाइड किया है, वहां का सिविलियन लोग का साथ अच्छा बर्ताव ना करना, उन लोग को मारना, उन लोग को जेनोसाइड कर, उन लोग को मर्डर कर देना और उन लोग का बच्चा लोग को या उन लोग को स्लेव बना लेना, स्लेव के लिए दूसरा जगह डिपोर्ट कर देना, ये भी आप नहीं कर सकते। 5वां है मर्डर करना या इल ट्रीटमेंट करना प्रिजनर ऑफ वॉर्स, मतलब आप कहीं पर गए हैं, आप विक्टोरियस पार्टी को बिलोंग करते हैं, आप जो भी आपका अगेंस्ट जो पार्टी वो हार गया है तो उसका जो मिलिट्री पर्सनल है जिसे प्रिजनर ऑफ वॉर कहा गया, उससे आप मर्डर नहीं कर सकते, ना उसका साथ मतलब उसको इल ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हैं, और जो पर्सन ऑफ सी होता है उसका साथ भी इल ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते। फिर 6 आता है हैंगिंग करना, फांसी देना, कोई भी हॉस्टेज हो
बिना किसी भी प्रोसीजर ऑफ लॉ का आप किसी भी हॉस्टेज को ना ही मार सकते हैं ना ही फांसी दे सकते हैं। सातवां आता है टॉर्चर करना, इनह्यूमन ट्रीटमेंट करना या बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करना किसी भी आम जनता के ऊपर, जो नाजी जर्मनी किया करता था अपने नागरिकों को लोगों पर। जो भी वॉर प्रिजनर होता था या नाजी पार्टी जैसे कि पोलैंड हो गया और भी बहुत जगह जहां पर वो कैप्चर करता था, वहां का सिविलियन लोगों को वो पकड़ता था और उन लोगों पर बायोलॉजिकल टेस्टिंग करता था, जिसके ऊपर बहुत सारा मूवी भी है। तो ये सब नहीं कर सकते आप, ना ही आप पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा सकते। कहीं पर भी आप अटैक किए, उस एरिया को आप कैप्चर कर लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां का प्रॉपर्टी, वहां का प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या पब्लिक प्रॉपर्टी हो, अब उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 9th पॉइंट है अननेसेसरी आप शहर का, टाउन का और विलेज को डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, यानी कि बिना कोई वजह आप जहां पर भी अटैक किए वहां का शहर, गांव, कस्बा को आप खत्म नहीं कर सकते। तो बोला गया आप कोई भी एरिया को ऑक्युपाई कर रहे हैं तो वहां का शहर को, गांव को बिना जरूरी आप उसको बर्बाद नहीं कर सकते। देखिए आर्टिकल 7 जो रोम स्टैट्यूट है जिसने क्रिएट किया था इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को डिफाइन करता है और बताता है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होता क्या। देखिए वॉर क्राइम तो वॉर के दौरान होता है, लेकिन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वॉर के अलावा भी होता है। मान लिए कोई इतनी क्लैश हो गया दो ग्रुप के बीच में, जो मेजोरिटी ग्रुप होता है वो माइनॉरिटी ग्रुप को दबाने के लिए क्या करता है, मेजोरिटी ग्रुप का साथ दे देता है और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो जाता है। तो इसमें जाके जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसका साथ एट्रोसिटीज, जिसमें आता है मर्डर कर देना, मास रेप आता है, जेनोसाइड आता है, स्लेवरी आता है, चाहे वो वॉर के दौरान हो या वॉर के बाद हो। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी वॉर क्राइम में आता है, लेकिन वॉर क्राइम से अलग है। वॉर क्राइम तो सिर्फ और सिर्फ वॉर के दौरान होता है, लेकिन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नॉर्मल सिचुएशन में भी होता है। देखिए 3 प्रिंसिपल है जिसके तहत हम लोग डिसाइड करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस डिसाइड करता है क्या सच में वॉर क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो क्या क्या प्रिंसिपल है उसे हम लोग जान लेते हैं। देखिए क्राइटेरिया क्या है वॉर क्राइम का, जो प्रिंसिपल है। देखिए पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन क्या होता है कि आपको डिफरेंशिएट कर लेना है कि कौन कॉम्बैट फोर्स है और कौन नॉन कॉम्बैट फोर्स है। जो कॉम्बैट फोर्स है यानी कि जो आम जनता है जो वॉर में पार्टिसिपेट या लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया, आप उनको, और जो लड़ाई कर रहे हैं जो फाइटर है उनको डिफरेंस कर दीजिए। उसके बाद आप कहीं पर भी अटैक करिए या अपना ऑपरेशन को लॉन्च करिए। आप बिना डिफरेंस बिटवीन किए कौन सिविलियन है कौन फाइटर है, बिना डिफरेंस किए आप अटैक कर देते हैं, अपना ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं, तो ये अमान्य माना जाएगा। दूसरा आता है प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी क्या करता है, प्रोहिबिट करता है आर्मी लोग को किसी भी अटैक को, जब तक कि एक्सेसिव वायलेंस ना हो जाए आप अटैक नहीं कर सकते। यानी कि जितना नुकसान पहुंचा है उससे ज्यादा आप अपना एनिमी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक एग्जाम्पल है कि आपका एक फाइटर मारा गया, आपका एक सोल्जर मारा गया, तो जिस एरिया से जो आया था आपका एनिमी, आप ऐसा नहीं है कि आप वो एरिया को पूरा खत्म कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, जिसने आपका सोल्जर को मारा है आपको उस आदमी को ढूंढ कर निकालना और उससे प्रोसिक्यूट करना है, ना कि पूरा शहर को। तो क्या है प्रोपोर्शनलिटी, मतलब आपका जितना नुकसान हुआ है उतना ही नुकसान आप अपना एनिमी का करिए, उससे ज्यादा नहीं। तीसरा आता है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन क्या होता है कि हम लोग को कम से कम जो भी पार्टी इन्वॉल्व है वॉर में या कन्फ्लिक्ट में, कम से कम जो सामने वाला पार्टी का है उसको मतलब नुकसान कम से कम पहुंचाना है और सिविल कैजुअलिटीज तो होने ही देना नहीं है। और प्रिकॉशन लेना, लड़ाई का टाइम में हमें क्या करना है, प्रिकॉशन लेना है कि ताकि जो इनोसेंट सिविलियन है जिनका वॉर से कोई भी लेना देना नहीं है उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन कुछ इसका ग्रे एरिया भी है जिसके तहत जो अटैकर कंट्री होता है, जो पावरफुल कंट्री होता है, इसका बहाना बार बार देता है। एग्जाम्पल अमेरिका, जहाँ कहीं भी अटैक होता है पूरा का पूरा शहर को बर्बाद कर देता है और वो यही ग्रे एरिया का फायदा उठाकर इसका बेनिफिट उठाता है। ग्रे एरिया क्या है, क्या लूप होल है इस लॉ में। देखिए आप किसी भी शहर में, गांव में रेड नहीं कर सकते हैं। बॉम्बिंग, आप चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो, यहाँ पर बॉम्ब नहीं मार सकते हैं, ना ही कोई ग्रुप ऑफ सिविलियन को मार सकते हैं जब तक कि मिलिट्री क्लैरिफिकेशन ना हो। अगर मिलिट्री जस्टिफिकेशन आप नहीं दे पा रहे तब तक आप ना ही किसी भी शहर को, ना ही किसी गांव को रेड कर सकते हैं, ना ही कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे बॉम्ब गिरा सकते हैं, स्कूल हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिरा सकते हैं, ना ही कोई ग्रुप ऑफ सिविलियन को मार सकते हैं। अगर आप मिलिट्री जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि मारना जरूरी था तो आप कर सकते हैं। यानी कि कोई अगर मिलिट्री जस्टिफिकेशन में ये बोल दे कि हमने इस स्कूल पे बॉम्ब गिराया या इस हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिराया क्योंकि वहां पर मिलिटेंट या हमारा एनिमी छुपा हुआ था, अगर ये जस्टिफिकेशन दे देता है तो इसके तहत क्या होता है, ये जस्टिफाई हो जाए कि आपने सही किया, आपके ऊपर कोई भी वॉर क्राइम का चार्जेस नहीं लगेगा। तो ये एक ग्रे एरिया हो जाता है। और इसके ऊपर
जो आपका जगह अटैक करते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि अभी का जो लड़ाई हो गया वो शहरी लड़ाई हो गया, तो हम लोग डिफाइन और डिस्टिंग नहीं कर सकते हैं कौन सिविलियन है और कौन हमारा कॉम्बैट फोर्स है जिससे हम लड़ रहे हैं। तो हम लोग को मजबूरी में यहाँ पर अटैक करना पड़ता है, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा कैजुअलिटीज होगा। तो ये ग्रे एरिया है आपका जाकर। देखिए कुछ डिफरेंस बिटवीन है वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का वो देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन जेनोसाइड प्रिवेंशन एंड रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट और जेनोसाइड कन्वेंशन भी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये सेपरेट करता है वॉर क्राइम को जेनोसाइड और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से। वॉर क्राइम्स बोला जाता है ये कोई भी डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट या वॉर के दौरान जब दो स्टेट के बीच में होता है तब जो एट्रोसिटीज होता है इसे वॉर क्राइम में माना जाता है। वही जेनोसाइड और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है वो पीस टाइम में भी हो सकता है या किसी भी कंट्री के अंदर आपस में आर्म ग्रुप लोग का बीच में भी कोई मिलिट्री एट्रोसिटीज कर सकता है। जिस तरीका से आपका जाकर श्रीलंका में जो वॉर चला था वहां पर भी क्या है, वहां पर तो वॉर क्राइम भी हुआ था, लेकिन वॉर क्राइम से पहले क्या था, जब पीस टाइम था, जब कोई भी वॉर एलटीटी से वॉर नहीं चल रहा था, तब श्रीलंकन गवर्नमेंट क्या कर रहा था, वहां का तमिल लोग पर एट्रोसिटीज कर रहा था। ऐसा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, पैलेस्टाइन हो गया या चाइना में हो गया, तो हर जगह हम लोग को ये दुनिया में देखने को मिलता है। जब वॉर नहीं भी चल रहा था तभी भी जो पावरफुल कंट्री है वो क्या कर रहा था, अपना सिविलियन लोग के ऊपर एट्रोसिटीज कर रहा था। तो ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में आ जाता है और जेनोसाइड में भी आ जाता है। तो अभी हम लोग ने तो जान लिया, तो हम लोग ने एक वर्ड देखा जिनेवा कन्वेंशन। तो जिनेवा कन्वेंशन 1949 को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जिनेवा कन्वेंशन कुछ नहीं, जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहाँ पर बहुत सारे कंट्री मिले और एक प्रोटोकॉल साइन किए, बोले कि हम लोग इस कन्वेंशन के तहत चलेंगे और अगर जो भी रूल को फॉलो नहीं करेगा उन लोगों पर सजा मिलेगा। लेकिन ऐसा होता है नहीं होता, होता उस लोग पर जो गरीब कंट्री होता है, जो पावरफुल कंट्री होता है वो हमेशा बच के निकल जाता है। तो हम लोग आगे कंक्लूजन में वो भी देखेंगे। तो जिनेवा कन्वेंशन में बोला गया हम लोग को ऐसे लोगों को बचाना है जो लड़ाई हो रहा फाइटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, यानी कि सिविलियन, मेडिक्स या एड वर्कर जो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किए, इन लोग को हमें प्रोटेक्ट करना है और बचाना है। या ऐसे लोग जो अब लड़ने के काबिल नहीं है, थे तो फाइटर लेकिन अब उनका हाथ चले गया, पांव चले गया, अब उन लोग लड़ने के काबिल नहीं है। वुंडेड, सिक, शिपरेक ट्रूप्स जिनका पांव हाथ चले गया, प्रिजनर ऑफ वॉर जो अब वॉर के लड़ने के काबिल नहीं है, तो इन लोग को भी हमें बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो पहला जिनेवा जब कन्वेंशन हुआ था वहां पर बोला गया था जो वुंडेड और सिक सोल्जर है, जमीनी वॉर के दौरान, ये भी जमीन का बात हो रहा है, समुद्री बात नहीं हो रहा है, समुद्र में भी लड़ाई होता है उसमें नहीं, जो जमीन में जो लड़ाई जब हो रहा था वहां पर जब फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन हुआ है वहां पर बताया गया कि हमें प्रोटेक्ट करना है वुंडेड और सिक सोल्जर का वॉर के दौरान। जब दूसरा जिनेवा कन्वेंशन हुआ, सेकेंड जिनेवा कन्वेंशन हुआ, वहां पर बोला गया कि हमें प्रोटेक्ट करना है वुंडेड, सिक और शिपरेक मिलिट्री पर्सनल सी ड्यूरिंग वॉर, यानी कि समुद्र में जब वॉर होता है उस दौरान हमें इन लोग को बचाना है। यानी कि अब बात आया है कि अब अगर समुद्र में वॉर हो रहा है उस टाइम में अगर कैजुअलिटीज हो रहा है आपका जाकर मिलिट्री पर्सनल लोग का, तो हमें उन लोग को भी बचाना है। थर्ड जिनेवा कन्वेंशन प्रिजनर ऑफ वॉर से रिलेटेड है और फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन प्रोटेक्शन देता है सिविलियन लोग को, जिसमें ऑक्युपाइड टेरिटरी का जो सिविलियन उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन, और इसी के तहत वॉर क्राइम को डिफाइन किया गया है। इंडिया भी जिनेवा कन्वेंशन का पार्टी है, इसे भी आप जान लीजिए। ये जो दुनिया भर में जो वॉर क्राइम होते हैं इसे सजा कौन देता है, इसे सजा देता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक परमानेंट जुडिशियल बॉडी है जिसे क्रिएट किया गया था 1998 में रोम स्टैट्यूट द्वारा, और ये अपना काम शुरू करता है 1 जुलाई 2002 से, और इसका हेडक्वार्टर दी हेग नीदरलैंड में है। इसका 123 नेशन मेंबर है, पार्टीज है जो इसका अथॉरिटी को मानता है। यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया और इजराइल ये इसका पार्ट नहीं है। ये क्या करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये प्रोसिक्यूट करता है ऐसे लोगों को या ऐसा हेड ऑफ द स्टेट को जो बच कर निकल गए, जिनको उसका कंट्री पे सजा नहीं दिया जा सकता है, वो पावरफुल है, उनका कंट्री का कोर्ट उनको सजा नहीं दे सकता है, ऐसे लोगों को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सजा देता है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज क्रिमिनल होते हैं, जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या वॉर क्राइम करते हैं। और इसमें एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने का कि मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है वो हेल्थ रिस्पॉन्सिबल होता है अपना किसी भी काम का, यानी कि क्या बताने का मतलब है, मान लीजिए कोई भी कंट्री किसी भी दूसरा कंट्री पे जो अटैक किया है, अगर वो अटैकर कंट्री जो ऑक्युपाइड कंट्री है वहां पर अपना आर्मी को भेजता है, तो अगर उसका आर्मी पर्सनल कुछ वहां पर जाके अटैक करता है तो उस आर्मी पर्सनल को आपको सजा मिलेगा, पूरा का पूरा कंट्री को नहीं, ना कि पूरा उस कंट्री का हेड ऑफ स्टेट को। यानी कि एग्जांपल कोई ए कंट्री है और कोई बी कंट्री है, ए कंट्री ने बी कंट्री पर चढ़ाई की और बी कंट्री को
जीत लिया। अब एक कंट्री का जो आपका मिलिट्री सोल्जर है, आर्मी पर्सनल है, कोई भी एक आर्मी पर्सनल या ग्रुप ऑफ आर्मी पर्सनल, उसने क्या किया, कहीं पर जाके रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, तो ये जो मर्डर और रेप किया ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या वॉर क्राइम में आएगा। तो इसका लिए उस आर्मी पर्सनल या उसका ग्रुप को सजा दिया जाएगा, ना ही कि उस कंट्री को, यानी कि एक कंट्री को या उसके हेड ऑफ द स्टेट को सजा नहीं मिलेगा। तो ये बोलने का मतलब है। तो थोड़ा सा इतिहास भी जान लेते हैं कि वॉर क्राइम का इतिहास क्या रहा है। देखिए, वॉर क्राइम को सबसे पहले अमेरिकन सिविल वॉर में अब्राहम लिंकन ने इशू किया था, जिसे लेबर कोड भी कहा जाता था। इसका जो ऑथर थे उनका नाम था फ्रांसिस लेबर, जहां पर अब्राहम लिंकन ने और इस कोड पे पूरा मेंशन किया था कि अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान आपको अपना जो मिलिट्री पर्सनल है कैसा अपना छवि को रखना है, और आप जहां पर अटैक कर रहे हैं वहां का अगर आपको आर्मी पर्सनल या सिविलियन मिलता है तो उनका साथ आपको कैसा ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में ये मेंशन करता है। अगर कोई इस कानून को ब्रीच करता था उसको सजा भी मिलता था, और इस कानून में ही बताया गया था रेप करना, मर्डर करना आता है। तो यहाँ शुरुआत होता है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अलाइड पावर ने भी इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारा वॉर क्राइम हुआ था। तो उस बार जब वर्ल्ड वॉर वन में जब बहुत सारा वॉर क्राइम हुआ, उस वक्त तक वॉर क्राइम का नाम नहीं था, लेकिन एट्रोसिटीज तो हुआ ही था सिविलियन लोग के ऊपर। तो सिविलियन लोग के ऊपर एट्रोसिटीज ना हो फ्यूचर में, या जो भी युद्ध बंदी है यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर हो उनका साथ भी इल ट्रीटमेंट ना हो, तो इसका लिए भी कुछ हम लोग को कन्वेंशन लाना चाहिए। उसका लिए भी बात किया गया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में वो भी कन्वेंशन तोड़ा गया। उसके बाद 1949 में जिनेवा कन्वेंशन आता है, जिसके तहत ये पूरा कानून बनता है। वॉर क्राइम का डिफिनेशन तो फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन में आता है, लेकिन इसके तहत प्रोसिक्यूट किया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के क्रिमिनल्स लोगों को। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है, जो अलाइड पावर होता है, उन लोग क्या करता है, जो एक्सिस पावर होता है वो तो हार जाता है, उन लोगों को पूरा क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल बोल देता है, जिम्मेदारी दे देता है, बोलता है कि आप ही लोग जिम्मेदार है वॉर क्राइम का। जबकि ऐसा नहीं है कि जो अलाइड पावर था वो साधु संत था, लेकिन वो लोग विनर था तो को बच गया वॉर क्राइम से। तो उन लोग क्या करता है, एक अलाइड ट्रिब्यूनल बनाता है और एक 900 सस्पेक्टेड लोगों का जो वॉर क्रिमिनल होते उसे जर्मनी को सौंप देता है और बोलता है ये 900 लोगों को हमें चाहिए। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट नाम था कैसर विलियम II, जो जर्मनी का एम्परर था वर्ल्ड वॉर 1 के समय। बोला जाता है ये सबसे बड़ा वॉर क्रिमिनल था, इसे हमें चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, बचते बचाए कहाँ भाग जाता है, नीदरलैंड, और उसको कभी भी एक्स्ट्राडिट नहीं किया जाता, ना ही कभी सजा दिया जाता है। और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी ये कानून में लूप होल के तहत भाग जाते हैं और बच निकलते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनको ही सजा मिलता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वर्ल्ड वॉर 1 में के बाद ट्रायल चलता है, लिप्जिग में आपका जाकर प्रोसिक्यूट भी किया जाता है, सेंटेंस दिया जाता है कुछ महीना से लेके 4 साल तक का सजा। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाता है, सजा भी मिल जाता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट होता है। वर्ल्ड वॉर 2 में तो सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर से बेंच बैठता है और अभी भी कौन बैठा रहा है, जो विनर साइड है वो। तब 2 ट्रायल चलता है, न्यूरनबर्ग ट्रायल और टोक्यो ट्रायल्स। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होता है, जहां पर न्यूरनबर्ग ट्रायल में जर्मनी का जो वॉर क्रिमिनल था उसे प्रोसिक्यूट करने का बात किया गया था, और इस टोक्यो ट्रायल में जो जापान ने एट्रोसिटीज किया था वो क्रिमिनल लोग को प्रोसिक्यूट किया गया। देखिए, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बैठाया गया था न्यूरनबर्ग में, जर्मनी में ये जगह है, और 22 नाजी जो लीडर था उन्हें ट्रायल किया गया। इसमें से मार्टिन बॉरमैन भी मौजूद था। ये ट्रायल चलता है, ये ट्रायल 4 भाषा में चलता है और 11 महीनों तक चलता है, जिसमें से 3 लोगों को जो डिफेंडेंट होते हैं उन्हें कन्विक्ट मारा जाता है, 12 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया जाता है, और बाकी जो बच जाते हैं आपका जाकर उनको एक लंबा सजा दे दिया जाता है जेल में। और उन लोग कहाँ पर रहते हैं, स्पैंडॉ प्रिजन वेस्ट बर्लिन जो है वहां पर इन लोग अपना सजा काटते हैं। और जापान में जो चलता है, जिसे टोक्यो ट्रायल कहा जाता है, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट ये ट्रायल को चलाता है, जिसे एस्टेब्लिश किया था यूएस आर्मी का जनरल डॉगलस मार्क आर्थर, जिसे सो कॉल्ड टोक्यो चार्टर भी कहते हैं। ये भी न्यूरनबर्ग चार्टर को ही फॉलो कर रहा था। ये ट्रायल इंग्लिश और जापानीज लैंग्वेज में होता है और 2 साल तक ये ट्रायल चलता है, जिसमें से 25 जापानीज लोग को डिफेंड किया जाता है, जिसमें से और सबको जो डिफेंडेंट होता है सबको कन्विक्ट मान लिया जाता है। 7 को फांसी का सजा दे दिया जाता है, 16 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाता है और 2 लोगों को नॉर्मल सजा दिया जाता है। तो ये तो था आपका जाकर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैसे कैसे लोगों को सजा मिला है। उसके बाद 1949 में जिनेवा कन्वेंशन आता है। फिर वॉर क्राइम
कौन होता है वॉर क्रिमिनल और वॉर क्राइम क्या होता है उसे डिफाइन किया गया है। अब इसका कुछ उपलब्धि है तो वो भी देख लेते हैं। इन लोग ने कुछ सक्सेसफुल लोगों को आपका जाकर सजा भी दिया है। तो मैंने तो जैसा बता दिया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी का जो नाजी पार्टी का जो लीडर था उन लोग को भी सजा मिला है और जापानीज लोगों को भी सजा मिला, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कोई लोग थे। तो मॉडर्न वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1950 के बाद जो बहुत सारा वॉर हुआ है उनमें भी बहुत सारे लोगों को ये आईसीसी ने सजा दिया है। आईसीसी से पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन था यानी कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत उन लोगों को सजा मिला वॉर क्राइम के तहत। इसमें से एक नाम आता है हर्बर्ट हबनर। देखिए ये एक बदनाम जर्मन एसएस सोल्जर था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये क्या किया था, बहुत पुलिस लोगों को जेल भेजा था और इसे 15 साल का सजा मिलता है। एक नाम है मॉडर्न वर्ल्ड में राडोवान कराचिक, प्रोनाउंसिएशन गलती हो तो माफ कर दीजिए। ये बोस्नियन सर पॉलिटिशियन था जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया 11 वॉर क्राइम्स के दौरान। फिर एक है मिलान मार्टिक, ये प्रेसिडेंट है क्रोशियन सर्ब्स, इसे 35 साल का सजा दिया गया वॉर क्राइम्स के अगेंस्ट, क्योंकि क्रोशियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान इसने वॉर क्राइम किया था। फिर बोस्निया में आपको जाकर वॉर क्राइम जो यूगोस्लाविया जब टूटा था उस टाइम में बोस्निया में भी जेनोसाइड करने में 2 लोगों का बहुत बड़ा नाम था। एक का नाम था राटको मडाइक, दूसरा का नाम था ड्रैगोमिर मिचकोविक। इन लोग को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है। ये तो कुछ सक्सेसफुल कन्वेंशन है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और आज का मॉडर्न डे में। इसके अलावा भी बहुत जो अफ्रीकन कंट्री के बहुत सारे लोग हैं वॉर क्रिमिनल, उनको भी सजा दिया है। जैसे कि सूडान में हुआ था, रवांडा में आपका जाकर वॉर क्राइम हुआ था, उसको भी लोगों को सजा मिला है। आपका जाकर श्रीलंका में भी बहुत बढ़ता मांग उठा है जो तमिल लोगों पर श्रीलंकन आर्मी ने जो वॉर क्राइम किया उसके ऊपर भी उन लोगों पर आईसीसी में वोटिंग होता था और उन लोगों को सजा देने का बात किया गया था। लेकिन जो क्रिटिक्स है उन लोग हमेशा यही बोलते हैं कि ये वॉर क्राइम जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ विक्टोरियस कंट्री ही फायदा उठाता है और जो लूजर कंट्री होता है उसके खिलाफ भी वॉर क्रिमिनल का चार्जेस लगता है। जो विक्टोरियस कंट्री है उन लोगों पर कभी भी वॉर क्राइम का चार्जेस नहीं लगता। ऐसा क्यों? सोचने वाला बात है। वॉर क्राइम करता तो सभी को ही है, क्योंकि जर्मनी में जब रशियन आर्मी घुसा, अमेरिकन आर्मी आया, तो इन लोग ने आपका जाकर जर्मनी में बहुत लोग लड़की लोग को आपको प्रेग्नेंट कर, जिसके बारे में भी एक मैं वीडियो लेकर आऊंगा। लाखों बच्चे पैदा हो गए बिना बाप का, समझ में आया? उसमें से बहुत कोई जोर जबरदस्ती भी किया होगा, लड़की लोगों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था बिना सेक्सुअल रिलेशनशिप करने का। इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो मैं लाऊंगा जहाँ पर बताऊंगा कि कितने लाखों बच्चे जिसका बाप नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन लोग पैदा हुए, तो जिन्हें बास्टर्ड जर्मन भी कहा जाता है। तो ऐसे लोग क्या वॉर क्राइम क्रिमिनल नहीं थे? लेकिन क्यों इन लोगों को कन्विक्ट नहीं किया गया? आखिर क्यों सिर्फ जर्मनी को ही कन्विक्ट किया गया? जर्मनी के नाजी पार्टी लोग को और जापान के जो क्रिमिनल थे उनको ही वॉर क्रिमिनल लोग को सजा दिया गया। अमेरिका हो या सोवियत रशिया हो या आपका जाकर अलाइड पावर में फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, इन लोगों को सजा क्यों नहीं मिला? इसका पर भी कभी भी बात नहीं होता। आज भी बहुत सारा, चाहे फ्रांस हो, यूरोपियन कंट्री, जितना भी अमेरिका हो, इन लोग दिन भर दिन हर जगह ह्यूमन राइट वायलेशन करता है, लेकिन इन लोग को कभी भी सजा नहीं होता है, ना ही इन लोगों को कभी घसीटा जाता है। इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट आप लोगों को सभी को पता है, आपका जाकर आईसीसी में पारित भी होता है, आपका जाकर वोटिंग होता है कि इसराइल को वॉर क्राइम के तहत उसे घसीटा जाए, लेकिन कभी भी उसे हमेशा अमेरिका प्रोटेक्ट कर लेता है। इसी तरीका से जूलियन असांज ने पूरा तरीके से प्रूव किया था कि अमेरिका भी वॉर क्राइम में इन्वॉल्व है, जब वो इराक में एक वीडियो लीक कर देता है जिसमें दिखाता है कि अमेरिकन सोल्जर गोली मार रहे, जिसमें 2 रिपोर्टर का आपका जाकर जर्नलिस्ट भी मारा जाता है। तो क्या ये वॉर क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि वॉर क्राइम में अभी मैंने पूरा डिफिनेशन बता दिया कि वॉर क्राइम में क्या आता है, क्या इसका अगेंस्ट है, किसको वॉर क्राइम बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। वो सिविलियन लोग को और जो जर्नलिस्ट लोग को मारने का क्या जरूरत था? क्या ये वॉर क्राइम नहीं है? तो ये सब क्रिटिक्स लोग जो है ये बोलते हैं। क्रिटिक्स लोग का बोलना है कि वॉर क्राइम जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो गरीब देश होता है, जो या हारा हुआ देश होता है, उन लोगों पर ही ये चार्जेस लगता है। यूरोपियन कंट्री और अमेरिका इससे बच के हमेशा निकल जाता है। ऐसा करता लगा उन लोगों को भी हाथ नहीं है, उन लोग दूध का दूल्हा है, उन लोग ने कोई भी वॉर क्राइम किया नहीं है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नीचे कमेंट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।